अभी एक देश एक कानून की बात हो रही है, जी तो क्या सोचता है आर्य समाज इसके बारे में? होना चाहिए। जैसे अगर हिंदू एक शादी कर रहा है तो सारे धर्म एक ही शादी करेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि देश की ज़रूरत है, समाज की ज़रूरत है ये आज के समय में। इसलिए एक देश एक कानून होना एक अच्छी दिशा की ओर सोचने वाला कदम है, होना ही चाहिए। जनसंख्या कानून का भी सपोर्ट करते हैं आप लोग? जो मतलब अब लोग कहते जनसंख्या हैं कानून के प्रारूप को आए बिना ये कहना मुश्किल है, लेकिन बैलेंस बनाना इस देश में इस समय बेहद जरूरी है। इसके लिए पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। उसके लिए क्या तरीका हो सकता है, क्या वे आउट हो सकते हैं, क्या समझाने का तरीका हो सकता है, और क्या क्या सुविधाएं या क्या क्या कानून में प्रावधान होंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि इस समय एक बैलेंस बनाना इस देश के लिए बेहद जरूरी है। अच्छा, आज़ादी के बाद कौन कौन से ऐसे बड़े सामाजिक आंदोलन थे जिसमें आर्य समाज का बड़ा रोल रहा है? देखिए, आर्य समाज का जो रोल है आज़ादी के पहले 75 साल, आज़ादी के बाद के 75 साल, बड़ा क्लियर सा। 75 साल पहले, 75 साल बाद के। पहले की बात करूं तो पहले भी, और बाद की बात करूं तो बाद में भी। अभी मैंने आपसे नमस्ते की आते ही, तो मैं ये कहूँगा नमस्ते कहाँ से आई, तो मुझे कहना पड़ेगा कि नमस्ते की देन ऋषिदान सरस्वती हैं और आर्य समाज है। नमस्ते का इंट्रोडक्शन और किसी ने भी नहीं किया। आज पूरे देश में नमस्ते की जाती है और सारी दुनिया में नमस्ते भारत की पहचान बन गई है। तो मुझे लगता है आर्य समाज का एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जिसका क्यों किया आर्य समाज ने इसको? केवल इसलिए किया कि हमारी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। कोई किसी तरह से कह रहा है, कोई किसी तरह से, तो उसी में बढ़ जाता है। मैंने इनको ये बोला, उन्होंने उसकी जगह दूसरा बोला, तो मुझे समझ में आ गया अलग वर्ग है ये, मैं अलग वर्ग हूं। इसलिए जो सेक्ट बन चुके थे देश में, जिसका परिणाम अनेक समय की गुलामी रही, उसको हटाने के लिए हमें कुछ चीजों पे एकता करनी चाहिए। तो उनमें नमस्ते भी एक थी। तो नमस्ते का आंदोलन भी बड़ा भारी आंदोलन आर्य समाज का रहा। हिंदी के लिए मैं ये कहूंगा, देखिए सोचिए, उस समय मुगलों का शासन था। लंबे समय तक संस्कृत हटा करके अरबी और फारसी इस देश में लागू कर दी गई थी। आज भी पुलिस के महकमे में आप जाइए, महकमा शब्द भी मेरे मुंह से निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव अभी तक चल रहा है। सारे कागजात जितने भी बनते थे वो सारे उर्दू और फारसी में, अरबी फारसी में ही बना करते, उर्दू फारसी में बना करते थे। उसके बाद अंग्रेज आ गए हमारे देश में। अब अंग्रेजों ने उर्दू और फारसी को थोड़ा सा पीछे करके अंग्रेजी को आगे ले आए। ऋषिदान ने सबसे पहले इस बात की समस्या को समझ लिया था, देश एक करना है तो भाषा एक करनी होगी। गुजरात में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपने प्रचार कार्य के लिए उस भाषा को चुना जो उनकी अपनी भाषा नहीं थी। यानी उनकी अपनी भाषा दो थी, पहली मातृभाषा गुजराती और दूसरी जिसमें उन्होंने अध्ययन किया यानी संस्कृत। लेकिन वो जनता की समस्या को देख चुके थे। मैं संस्कृत में बोलूंगा तो समझेंगे नहीं, गुजराती में बोलूंगा तो मेरी बात पहुंचेगी नहीं, और अगर हिंदी इस देश में लागू हो जाती है तो इन दक्षिण से लेकर के, केरल से लेकर के, गुजरात से लेकर, अगर एक ही लोक भाषा होगी आपस में विचार विमर्श की, तभी ये देश एक दिशा में आगे बढ़ सकेगा। तो इसलिए हिंदी आंदोलन जो आर्य समाज का रहा है, ये बहुत ही गजब का आंदोलन रहा हिंदी आंदोलन। आपको लगता है कोई साजिश है कि अभी भी भारत के दक्षिण भारत में, दक्षिण हिस्से में अभी भी हिंदी को लेके अच्छी मतलब नज़रों से नहीं देखा जाता? मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक परिस्थितियों के कारण से ऐसा हो रहा है। क्षेत्रीय दल जो कह सकते हैं। हाँ, क्षेत्रीय दलों की राजनीति उनको ऐसा करने से मजबूर कर रही है। हालांकि वो भी ज़रूरत को जानते हैं और उनके बच्चे भी शायद हिंदी पढ़े बिना दिल्ली और दुनिया में नहीं जाते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ना समझना चाहे कोई हिंदी अलग बात है, लेकिन हिंदी की ज़रूरत को आज देश का हर व्यक्ति नहीं, चाइना में हिंदी पढ़ाई जा रही है, इटली में, जर्मनी में हिंदी पढ़ाई जा रही है। क्यों हिंदी पढ़ाई जा रही है? क्योंकि उनको पता है अगर व्यापार करना है भारत के साथ में तो हिंदी ज़रूरी है। तो मुझे लगता है आज हिंदी को स्थापित अगर किया है तो उसमें आर्य समाज का एक बहुत बड़ा और महर्षि वेदांत की सोच का एक बहुत बड़ा योगदान हिंदी को लेकर के रहा ही है।